नमस्कार साथियों, मैं शीतांशु जयपुर राजस्थान से आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, जैसा हमने पिछली क्लास में पर्वतों से संबंधित जो चर्चा प्रारंभ की थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पर्वतों के जो पार्ट हैं उनको 3 तरीके से हमें विस्तार से समझ करके देखना होता है। पहला हमने परिचय से संबंधित बात कर ली और दूसरा इसी प्रकार से उसके बाद हम उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सभी प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनको मुख्यतया किन आधारों पर निर्मित किया जाता है। अगर हम इनके उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर दृष्टि डालें तो देखिए, अगर दिखाई दिए जाने वाली विशेषताओं को उपलब्ध वैज्ञानिक नियमों के आधार पर हम जस्टिफाई कर दें या उनको विज्ञान के नियमों के आधार पर हम तार्किक रूप में सिद्ध कर दें तो निश्चित रूप से हम उस विशेषता को निर्मित होता हुआ बता देंगे, अर्थात उस आकृति को निर्मित होता हुआ बता देंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मुख्यतया मेनली यह जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इन उत्पत्ति के सिद्धांतों में एक जो सिद्धांत है वह है जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी प्रकार का सिद्धांत कहते हैं। ये सभी प्रकार की भूपटल पर पाई जाने वाली आकृतियों के निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, पर्वतों के लिए विशेषकर दूसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है, ये दूसरा लोकप्रिय सिद्धांत भूसन्नति का सिद्धांत माना जाता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी के रूप में लिया जाता है, जिसमें विशेषकर विद्वान कॉबर हैं, जिसको स्वेस हैं, एडवर्ड स्वेस हैं या ऑर्गन हैं, आदि विद्वानों ने इसे और मॉडिफाइड किया या और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस आधार पर दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत या विशेषकर पर्वतों के संदर्भ में जो प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है वो जियोसिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति सिद्धांत का माना जाता है। इसी तरीके से तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्थर होम्स का कन्वेंशनल थ्योरी या संवहनीय तरंग सिद्धांत, संवहनीय तरंग प्रकार का सिद्धांत, ये तीसरा प्रकार का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस आधार पर हम देखते हैं ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत तो सीधे सीधे पर्वतों के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, सभी प्रकार के भूपटल पर पाई जाने वाली जो भी भूगर्भिक हलचलें होती हैं, भूपटल पर जो आकृतियां पाई जाती हैं उनके निर्माण के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक स्वीकार्य प्रकार का मत सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नेतल प्रसरण के आधार पर हैरी हेस और रॉबर्ट डिज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पर विस्तार से हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम जो मुख्यतया, क्योंकि ये अन्य प्रकार के पर्वत, अन्य प्रकार की भूआकृतियों के संदर्भ में माना जाता है, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत भूसन्नति वाला सिद्धांत है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है। यह भूसन्नति सिद्धांत विशेषकर पर्वतों के संदर्भ में ही प्रस्तुत की गई व्याख्या है। भूसन्नति जियोसिंक्लाइन एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी काल्पनिक आकृति मानी है भूआकृति विज्ञानियों ने जिसे क्रैडल ऑफ माउंटेन या पर्वतों का पालना कहा जाता है। कहने का मतलब जहां पे पर्वत पलते हैं, पर्वत निर्मित होते हैं, उस इलाके को, उस क्षेत्र को भूसन्नति कहा गया, क्योंकि यह अनजाने में ज्ञात की गई अवधारणा है। अनजाने में ज्ञात की गई अवधारणा का मतलब दिखाई दिए जाने वाली पर्वतों से संबंधित विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को एक ऐसी आकृति, एक ऐसे स्थान की आकृति की कल्पना करनी पड़ी जो पर्वतों की उत्पत्ति को सिद्ध कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक संवहनीय तरंग सिद्धांत जो कि आर्थर होम्स का सिद्धांत है। इसी प्रकार से अन्य सिद्धांतों के रूप में अगर हम लेते हैं, अन्य सिद्धांतों को अगर हम लेते हैं तो अन्य सिद्धांतों में चाहे वह जेफ्रे का कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी या संकुचन सिद्धांत हो या जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत हो, रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जोली, या फिर चाहे डेली का कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग थ्योरी हो, महाद्वीप की फिसलन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग थ्योरी। तो इस तरीके से अन्य प्रकार के मतों के रूप में हम इनको देख करके यहां इसे पर्वतों से संबंधित व्याख्या करते हैं। देखिए, इसमें जो पर्वतों से संबंधित जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या लोकप्रिय सिद्धांतों में प्लेट टेक्टोनिकी, जो कि अन्य प्रकार की भी व्याख्या करता है, अन्य प्रकार की आकृतियों, भूगर्भीय घटनाओं की भी व्याख्या करता है, के अलावा भूसन्नति सिद्धांत माना जाता है। भूसन्नति सिद्धांत, इस पर विचार कर लेते हैं हम। भूसन्नति, देखिए, इस पॉइंट को अगर हम पर्वतों की उत्पत्ति को संदर्भ में देखें तो ये एक तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई भूसन्नति अपने आप में एक विस्तृत चैप्टर है, उस पर भी हम आगे चल करके बात करेंगे। हम केवल इसे अभी पर्वतों के उन सामान्य उत्पत्ति के सिद्धांत पर जाना चाह रहे हैं कि सामान्य रूप में भूसन्नति क्या होती है। तो देखिए, भूसन्नति को अगर हम लें तो भूसन्नति पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए, भूसन्नति
पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूआकृति विज्ञानियों के द्वारा पहचाना गया या माना गया या स्वीकार किया गया इस प्रकार का संकरा संकीर्ण सागरीय भाग है। संकीर्ण सागरीय भाग है अर्थात पतला और लंबा, संकीर्ण भी है, संकरा भी है और लंबा भी है। ऐसा भाग है जिसमें उसके समीपवर्ती स्थलखंडों से ये एक इस प्रकार का पतला और लंबा, परंतु उसके ये दोनों ओर के जो स्थलखंड वहां से मलबा इसमें आकर के गिरता है। इस प्रकार के भूभाग को इस प्रकार के सतही भाग को भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। ये जियोसिंक्लाइन है, ये जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन अर्थात भू सतह पर पाई जाने वाली इस प्रकार की संकीर्ण सागरीय भाग या सागरीय स्थिति जहां पर समीपवर्ती स्थल खंडों वाले भाग से मलबा डिपोजिशन होता है, निक्षेपित होता है। यह निक्षेपित होने वाला मलबा इसकी तली में धंसाव करता है। अर्थात ये जो संकीर्ण सागरीय भाग है इसके दोनों ओर जिस प्रकार से स्थलखंड होते हैं, ये स्थलखंड यहां से ये अनाच्छादनात्मक प्रकरों, बहती हुई नदियों की जलधाराओं के नदियों द्वारा मलबा इसमें निक्षेपित किया जाता है और इसकी तली में पड़ने वाले मलबे के भार के कारण से धंसाव होता रहता है। इस धंसाव होने की प्रक्रिया के आधार पर ही लंबे समय तक यह संकीर्ण जो सागरीय भाग है, जो कि उथला भी है, उथला मतलब छिछला, शैलो सी, जो कि उथला भी है यानी छिछला भी है, इस छिछलेपन को या इस उथलेपन को बनाए रखने में यह दोनों सम्मिलित प्रक्रिया लंबे समय तक उत्तरदायी रहती है। कौन सी सम्मिलित प्रक्रिया? आपने कहा कि समीपवर्ती क्षेत्रों से इसमें अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों के द्वारा बहती हुई नदियों, जलधाराओं द्वारा मलबा इसमें निक्षेपित किया जाता है, डिपोजिट किया जाता है और तली लगातार धंसती रहती है। जितनी मात्रा में मलबा इसमें गिरता है उतनी मात्रा में तली धंस जाती है, जिसके परिणामतः उसकी गहराई, उसका छिछलापन दीर्घकाल तक स्थिर रहता है या उतना ही बना रहता है। इस प्रकार की स्थिति को, इस प्रकार के भाग को भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहा गया है। अब इसके कारण से होता क्या है कि तली धंसती जाती है और उसमें मलबे की मोटाई बढ़ती चली जाती है, अर्थात उसमें सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं यानी जो अवसादी या परतदार चट्टानें हैं उनकी मोटाई लगातार बढ़ती जाती है और उसका उथलापन उतना ही बना रहता है। एक समय, एक क्षण इस तरीके की स्थिति आ जाती है कि तली में धंसाव इतना ज्यादा हो जाता है कि अब यह समीपवर्ती स्थल खंडों में क्षैतिज अभिसरण अर्थात हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसी प्रक्रिया के कारण से उस संकीर्ण सागरीय भाग में विद्यमान ये जो अवसादीय परतदार चट्टानें हैं ये ऊंची उठ करके पर्वतों का निर्माण या पर्वत श्रेणियों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार की एक सामान्य व्याख्या हम भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो भूसन्नति है उसमें कौन कौन से विद्वान हैं, क्या क्या विद्वान, इनकी विस्तार इस चैप्टर के अंतर्गत विस्तार से अगले किसी क्लास में करेंगे। अभी हम सामान्य बात इस रूप में लेते हैं। अब देखिए इसमें ये जो दूसरी बात अगर हम लें तो इसमें परिचय के बाद आखिरकार इसमें पर्वतों की व्याख्या कैसे की जाती है। पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर मुख्यतया जिस विद्वान ने प्रस्तुत की है वो है जर्मन विद्वान कोबर के द्वारा ये अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक, जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक डेर बाउडर इर्डे, इस पुस्तक में इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से इसकी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। देखिए कोबर ने क्या माना है, कोबर ने ये बताया है कि जो पर्वत हैं वो पर्वत इस भूसन्नति में, देखिए कोबर को लेकर के एक विशेष प्रश्न पर और विचार करेंगे। कोबर महत्वपूर्ण पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वतों के संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत करने वाले विश्व के महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जर्मन भूआकृति विज्ञानी हैं। ठीक है, लेकिन जितने अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण भूआकृति विज्ञानी या पर्वतों की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं उनसे इनकी दो बातों पर मतांतर है, दो बातों पर इनका मतों में अंतर पाया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः अधिकांश विद्वान जो बात कर रहे हैं उसके अलावा ये दो मुद्दों पर उनसे भिन्न अंतर रखते हैं। नंबर एक तो ये कहते हैं कि सभी विद्वान जहां पर ये मानते हैं कि भूसन्नति जियोसिंक्लाइन, जहां पर सभी विद्वानों के अनुसार क्या है, वो एक सक्रिय व छिछली यानी उथली प्रकार की सागरीय स्थिति है, लंबी है, सक्रिय है और उथली सागरीय दशा है और उसमें
उसके चारों ओर के स्थल खंडों से, जो उसके चारों ओर के स्थल खंड हैं, उन चारों ओर के स्थल खंडों से अनाच्छादनात्मक प्रक्रम होता है, अर्थात उसमें मलबा आकर के कटाव के पश्चात उसमें इसकी उथले तली में आकर के गिरता है और तली धंसती जाती है, और इस प्रकार से इस भाग को भूसन्नति कहा जाता है। उसी में आगे चल करके पर्वत निर्मित हो जाते हैं, इसीलिए भूसन्नति को क्रेडल ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों का पालना कहा है। यहां तक तो सामान्य सभी प्रकार के विद्वानों के द्वारा भूसन्नति को परिभाषित किया गया। यहां कौबर इस बात पर थोड़ा अंतर रखते हैं। कौबर के अनुसार यह भूसन्नति सक्रिय नहीं है, यह भूसन्नति चौड़ी होती है। नंबर एक, तो एक बिंदु तो यहां पर यह आ जाता है। कभी कभी प्रश्न आपको कंफ्यूज इस रूप में कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौबर के संदर्भ में कहा गया सही कथन है। कौबर ने भूसन्नति को संकरी, उथली और जो सामान्य रूप में सभी मानते हैं, सामान्य रूप में सभी मानते हैं, वही स्टेटमेंट अगर लिख दिया तो कौबर के संदर्भ में सही नहीं है। सभी विद्वानों के संदर्भ में भूसन्नति की परिभाषा के रूप में तो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक तो इन्होंने इसे चौड़ी भूसन्नति माना है, उथली तो मान रहे हैं लेकिन सक्रिय नहीं मान रहे हैं, उसको वह चौड़ी भूसन्नति मान रहे हैं। नंबर दो, जो अन्य अधिकांश पर्वतों की व्याख्या करने वाले विद्वानों के मतों से कौबर का जो मतांतर है वो पर्वत युगों के रूप में है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा या बीच में कहा कि अधिकांश विद्वान जहां पर 4 पर्वत युगों की बात करते हैं, वहीं पर कौबर 6 पर्वत युगों की बात करते हैं। वो 4 नहीं मानते, वो 6 मानते हैं। इस आधार पर ये 2 महत्वपूर्ण मतों के आधार पर वह अन्य पर्वतों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले विद्वानों से भिन्न प्रकार का मत रखते हैं। तो ये जो भिन्न प्रकार का मत रख रहे हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखें तो देखिए, अब कौबर साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया, कौबर के अनुसार प्रस्तुत किया गया ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देखिए, इस सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि एक ऐसी भूसन्नति, एक इस प्रकार की भूसन्नति जो कि चौड़ी है, नंबर एक बात, जो कि शैलो है, उथली है, और उसमें चारों ओर के, उसमें जो चारों ओर के स्थल खंड हैं, स्थल खंडों से उसमें अनाच्छादनात्मक, यानी अनाच्छादन मतलब जैसे मैंने कहा कटाव की प्रक्रिया, सामान्य रूप में कटाव की प्रक्रिया, आच्छादन मतलब जमाव, अनाच्छादन मतलब जमाव का हटना, यानी कटाव के प्रक्रमों के द्वारा होने वाला जो संपूर्ण व्यवहार है उसे अनाच्छादन कहा जाता है, डेनुरेशन कहा जाता है। तो चारों ओर के स्थल खंडों से अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों द्वारा मलबा निक्षेपित किया जाता है। मलबा निक्षेपित होता है, कहां निक्षेपित होता है? यह निक्षेपित होता है इस भूसन्नति में, इस भूसन्नति में निक्षेपित होता है। और ऐसी स्थिति में अब तली धंसती है, और तली धंसने के साथ ही अब देखिए, कौबर के इस मत में एक विशेष बात और ध्यान रखनी है। एक तो हम बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप में प्रक्रम क्या है अकॉर्डिंग कौबर के अनुसार ये भूसन्नति के भाग में पर्वतों के निर्माण का प्रक्रम क्या है, और उन प्रक्रमों में, उस प्रक्रम के तहत जो विभिन्न प्रकार के ये आकृतियां हैं, चाहे ये स्थल के भाग हों इसके चारों ओर के, या चाहे ये ऊंचे उठे हुए भूभाग हों, इनको लेकर के वो जर्मन शब्दावली प्रयोग में लेते हैं, ये जर्मन शब्द काम में लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वो जर्मन शब्द महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उन सामान्य बात करने के साथ ही उनको जर्मन शब्दों के साथ भी हमको ध्यान रख लेना चाहिए। देखिए क्या बता रहे हैं वो, अगर हम देखें कौबर महोदय के अनुसार, कौबर साहब के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि एक इस प्रकार का भूभाग है, एक इस प्रकार का भूभाग है। इस प्रकार के भूभाग में भूगर्भिक हलचल के परिणामतः, भूगर्भिक हलचलों के कारण से भूसन्नति निर्मित हो जाती है। भूसन्नति निर्मित होने का मतलब आंतरिक भाग में होने वाली हलचल के कारण से कोई भाग उसमें ऊपरी पटल पर क्रैक हो जाता है। अर्थात अगर पृथ्वी की सतह वक्राकार या चापाकार पृथ्वी की सतह की बात करें, चापाकार पृथ्वी की इस ऊपरी सतह पर किसी भाग में कहीं पर क्रैक पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ने के कारण से कोई भाग नीचे धंस जाता है, धंसने के परिणामतः वहां पर इस प्रकार से उस स्थान पर इस भूभाग पर यहां यह जो भाग है ये नीचे धंस करके इस प्रकार से
ये सागरीय सतह के रूप में या उथले सागरीय सतह के रूप में निर्मित हो जाता है। इस प्रकार का ये भूभाग बन जाता है। ये भूसन्नति निर्मित हो गई। इसमें उथला सागरीय भाग है और यहां पर स्थलखंड वाला भाग है। तो कोवर महोदय के अनुसार जब भूगर्भिक हलचल के परिणामतः भूसन्नति जियोसिंक्लाइन बन जाती है तो जियोसिंक्लाइन के बाद इसके यहां पर यह स्थलखंडों के चारों ओर इस प्रकार से स्थलखंडों के चारों ओर स्थलखंड के मध्य में स्थलखंडों के मध्य में इस प्रकार का उथला सागरीय भाग निर्मित होता है। अब यहां पर क्या होता है कि लगातार इस भाग में यहां पर जो ये ऊंचे उठे हुए भाग हैं या स्थल के ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग हैं, यहां से बहती हुई जलधाराएं इसमें निक्षेपण करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। निक्षेपण के परिणामतः इसकी तली में आकर के मलबा जमा होता है और तली में मलबा जमा होने के साथ ही ये तली में निरंतर धंसाव होता जाता है। ये जो तली में निरंतर धंसाव हो रहा है, ये सभी विद्वान इस प्रक्रम को मानते हैं। भूसन्नति सिद्धांत को सभी विद्वान मानते हैं। बस अंतर क्या है, ये चौड़ी भूसन्नति मान रहे हैं, इसकी चौड़ाई ज्यादा मान रहे हैं कोबर, अन्य विद्वान सक्रिय मानते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये तली में धंसाव होता है, इस प्रक्रिया को ये पूरी जो आकृति ये भूसन्नति कहलाती है। तली में धंसाव होना और जितनी मात्रा में मलबा, जिस अनुपात में मलबा आ रहा है उसी अनुपात में तली धंस रही है, उसी अनुपात में तली में धंसाव हो रहा है, जिसके कारण से जिसके परिणामतः यह उथलापन इसका दीर्घकाल तक बना रहता है। अब क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अब लगातार अगर मलबे का भार इसमें पड़ता जाता है और ये परत दर परत रूप में सम्मिलित परतें, मलबे की सम्मिलित परतें निचली परतों पर दबाव बनाती हैं और जिसके परिणामतः यह अवसाद या यह मलबा अवसादी चट्टानों में यानी कठोर प्रकार की चट्टानों में यह परिवर्तित हो जाता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के तहत जो सेडिमेंट्री जो इस प्रकार का मलबा है, यह मलबा हार्डिंग प्रोसेस में आ जाता है, कठोरीकरण की प्रक्रिया में आ जाता है और कठोरीकरण की प्रक्रिया के साथ ही सीमेंटीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और सीमेंटीकरण की प्रक्रिया के तहत अंततः यह मलबा अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान में निर्मित हो जाता है। रॉक फॉर्मेशन में या चट्टानों के निर्माण में अवसादी चट्टान की प्रक्रिया ऐसे निर्मित मानते हैं। ठीक है, बाद में किसी और चैप्टर में ये पर्वतों चट्टानों की बात हम करेंगे। अभी हमने कहा कि यहां पर अवसादी चट्टान या परतदार प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब ये जब परतदार चट्टान का निर्माण हो गया, अब लगातार मलबे के भार के कारण से इसमें एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि जैसे जैसे ये तली धंसती है वैसे वैसे इसके किनारों के जो स्थलखंड होते हैं, भूसन्नति के किनारों के स्थलखंडों में यहां पर क्षैतिज अभिसरण, क्षैतिज अभिसरण का मतलब हो गया हॉरिजेंटल, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल, अभिसरण का मतलब एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हुए चलना। ठीक है, क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्षैतिज अभिसरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके कारण से ये जो परतदार चट्टानों वाला मलबा होता है ये भिंच करके मुड़ करके ऊपर उठने लगता है। ये भिंच करके और मुड़ करके ऊपर उठने लगता है। ये जब भिंच करके और मुड़ करके ऊपर उठने लगता है तो ये जो मलबा है इस मलबे में यह लहरदार या मोड़दार प्रकार की दशाएं बनने लगती हैं और ये भाग जैसे जैसे मलबा लगातार यहां पर आ रहा होता है, भार के कारण से तली निरंतर धंसती चली जाती है और यह क्षैतिज भिंचाव की प्रक्रिया यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर बनता है या हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन बनता है या कंप्रेशन बनता है, उस हॉरिजॉन्टल कंप्रेशर के कारण से आखिरकार ये परतदार चट्टानें मोड़दार रूप में ऊपर उठी आती हैं और यही पर्वतों के निर्माण की व्याख्या मानी जाती है। यही पर्वतों के निर्माण की व्याख्या मानी जाती है। देखिए हमने क्या कहा, हमने यहां पर यह कहा कि एक भूगर्भिक हलचल के परिणामतः एक भूसन्नति का निर्माण हो जाता है और भूसन्नति के निर्माण के साथ ही उसमें जो कोबर के अनुसार चौड़ी प्रकार की जो भूसन्नति है उसमें समीपवर्ती स्थलखंडों से मलबा निक्षेपित होता है। मलबा निक्षेपित होने के साथ ही तली धंसती है। तली धंसने के साथ ही और उसमें मलबे की मोटाई लगातार बढ़ती चली जाती है और इस मलबे की मोटाई या अवसाद की मोटाई बढ़ने के परिणामतः उसमें जैसे जैसे क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती रहती है, प्रभावी होती रहती है, तो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन फोर्सेज एक्टिव हो जाते हैं। क्षैतिज अभिसरण और क्षैतिज संपीड़नकारी बल प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण से अवसादी प्रकार की परतदार प्रकार की चट्टानों अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाता है। वलित रूप में, मोड़दार रूप में, फोल्डेड रूप में इनमें उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे ही भूसन्नति में पर्वतों का निर्माण के रूप में माना जाता है। यही वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति इस रूप में सिद्ध की जाती है। देखिए यहां पर वापस से देखते हैं
तो हमने कहा कि इस प्रकार से इस भूसन्नति वाली सागरीय सतह में यह फोल्डेड माउंटेन निर्मित हो गए। कोबर महोदय के अनुसार यहां पर जो जर्मन शब्दावली काम में ली गई, उन जर्मन शब्दावलियों की ही भी बात कर लें। उनके अनुसार जो उथला, ये जो सागर बनता है, भूसन्नति निर्मित होती है, ये जो उथला सागर या जियोसिंक्लाइन निर्मित होता है, इस भूसन्नति के जो चारों ओर का भाग है, ये जो चारों ओर का भाग है, चारों ओर का भाग क्रेटोजन कहलाता है। ये जर्मन शब्दावली है, ये क्रेटोजन कहलाता है। अर्थात ये भूसन्नति और क्रेटोजन, ये जो भूसन्नति और क्रेटोजन है, इसको जर्मन शब्द ओरेगन के रूप में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग कोबर क्या बात समझ में आई? हमें यह समझ में आई कि ओरेगन नामक स्थान पर भूसन्नति और क्रेटोजन का निर्माण होता है। ओरेगन नामक स्थान पर यह भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन और क्रेटोजन का निर्माण होता है। ये जो इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब कोबर महोदय के अनुसार क्रेटोजनों से यह मलबा इस भूसन्नति में आकर के गिरता है। क्रेटोजन से यह मलबा भूसन्नति में या जियोसिंक्लाइन में आकर के गिरता है, और जियोसिंक्लाइन में आकर के गिरने के साथ ही इसमें यह वर्टिकल प्रेशर शुरू हो जाता है। यानी वर्टिकल मतलब लंबवत का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ये लंबवत प्रकार का मलबे का दबाव बनता है, तली धंसती है। तली में धंसने के कारण से इस लंबवत दबाव के परिणाम तहत धंसने वाली तली के कारण से इसमें हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन शुरू हो जाता है, यानी क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया के साथ ही अब इसमें फोल्डेड रूप में, वलित रूप में ये भाग ऊंचे उठते हैं। अब कोबर महोदय ये कह रहे हैं कि ये जो क्रेटोजनों में से जो सारा मलबा आकर के इस भूसन्नति में गिरता है, इसमें दो सम्मुख स्थल खंड एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हुए संचलित होने लगते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन प्रोसेस में दो मुख्य स्थल खंडों का संचलन प्रारंभ हो जाता है। इन दो स्थल खंडों को वह फोरलैंड या अग्र प्रदेश कहते हैं। तो अकॉर्डिंग कोबर अग्र प्रदेश क्या हुए? अकॉर्डिंग कोबर अग्र प्रदेश वे क्षेत्र हुए जो कि एक दूसरे की ओर सम्मुख अभिसरण में प्रस्तुत हो जाते हैं। और जब ये इस प्रकार के अग्र प्रदेश या फोरलैंड एक दूसरे की ओर संचलित होने लगते हैं, तो फिर इस परतदार चट्टान में अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाता है, ये भाग ऊंचा उठ जाता है। अब कोबर साहब ये कह रहे हैं यहां पर कि ये जो उठने की प्रक्रिया है, ये ऊपर उठने की प्रक्रिया है, ये दो तरीके से संपन्न होती है। दो प्रकार से संपन्न होने का मतलब, ये उत्थित होने की प्रक्रिया यानी पर्वतों के उत्थान की जो प्रक्रिया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन इज रिलेटेड टू फॉर्म, अर्थात पर्वतों के उत्थान की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। सिंपल सी बात है, दो प्रकार की का मतलब यह है कि या तो ये तीव्र गति से ऊपर उठ जाएं, यानी तीव्र उत्थित प्रक्रिया हो जाए, फास्ट अपलिफ्टमेंट हो जाए, या फिर इसमें मंद गति से उत्थान हो, या फिर ये मंद गति से उत्थान की प्रक्रिया हो। दो ही प्रकार की स्थितियां संभव है। तो तीव्र गति से उत्थान और मंद गति से उत्थान कोबर के अनुसार पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति की अवसादी चट्टानों में माना जाता है। इसको देखते हैं हम। देखिए, इसमें जो तीव्र गति से उत्थान की प्रक्रिया है, तीव्र गति से उत्थान की प्रक्रिया का मतलब हुआ, ये जो उत्थान है ये कब होगा? ये उस समय होगा जब क्षैतिज अभिसरण तीव्र होगा। क्षैतिज अभिसरण यानी हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन जब फास्ट होगा, एक दूसरे की ओर अभिमुख करते हुए ये फोरलैंड अग्र प्रदेश, क्रेटोजनों के ये प्रदेश जब तेजी से एक दूसरे की ओर संचलित होंगे। ये तेजी से एक दूसरे की ओर संचलित कब होंगे? ये तेजी से एक दूसरे की ओर संचलित उस समय होंगे जब उसमें तेजी से तली धंसेगी। जब तली तेजी से धंसेगी तो उसके दोनों ओर के स्थल खंडों में तीव्र मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब ये तली तेजी से धंसेगी कब? तली तेजी से तब धंसेगी जब उसमें अवसादन की प्रक्रिया, सेडिमेंट्री जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, अर्थात अवसादीकरण की प्रक्रिया उसमें तीव्र होगी। अवसादीकरण की प्रक्रिया तीव्र कब होगी? निश्चित रूप से अवसादीकरण की प्रक्रिया तीव्र उसी दशा में होगी जब उसके क्रेटोजन या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के स्थल खंडों में सॉफ्ट रॉक होंगी, अर्थात मुलायम चट्टानें, कोमल चट्टानें होंगी। कोमल चट्टानों की प्रक्रिया होने, जो कोमल चट्टानों की अवस्थिति होने पर वहां पर सतही प्रवाही जलधाराएं तेजी से मलबे का अवसादन उस तली में करने लगती हैं। तेजी से जब अवसादन की प्रक्रिया होती है, वर्टिकली प्रेशर तेजी से बनता है, यानी लंबवत प्रकार का दबाव तेजी से बनता है। लंबवत प्रकार के दबाव के कारण से हॉरिजॉन्टली कन्वर्जन भी फास्ट हो जाता है, यानी क्षैतिज अभिसरण या क्षैतिज संपीड़न
हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ये तेजी से होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से अब मलबा तेजी से ऊपर उठ जाता है। अब जो मलबा तेजी से ऊपर उठा है, देखिए यहां पर अगर हम वापस देखते हैं तो हमने कहा कि ये जो इस प्रकार का ये जो भूसन्नति वाला भाग है, इस भूसन्नति वाले भाग में यहां पर इन क्रेटोजनों के फोरलैंड वाले भाग से यहां पर ये जो मलबा आकर के गिरा है, इस मलबे के कारण से यहां पर तली धंस रही है। जब तली में तेजी से धंसाव होता है तो ये जो मलबा है, ये मलबा वलित रूप में ऊपर उठेगा। अचानक पूरा का पूरा मलबा ऊपर उठ जाएगा, फोल्डेड रूप में ऊपर उठेगा, यानी ये वलित पर्वतों का निर्माण करेगा, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करेगा। ये वलित पर्वतों का निर्माण होगा, इसमें यह संपूर्ण भाग ऐसा वलित रूप में ऊपर उठ ही आएगा। ये जो पूरा भाग ऊपर उठी आया है, इस ऊपर उठे हुए पूरे भाग में इस प्रकार से ये समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाएगा। ये समानांतर माउंटेन रेंज बन गई, समानांतर पर्वत श्रेणियां बन गई। ये जो समानांतर पर्वत श्रेणी बनी, इसकी एक विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी भाग, इस वर्ड को ध्यान रखिए, इसमें कोई भी भाग विदाउट फोल्ड नहीं है, अर्थात वलन से अप्रभावित नहीं है। मतलब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये जो परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानों का संपूर्ण भाग वलित है, फोल्डेड है। कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि समतल रह गया हो और ऊपर उठ गया हो, अर्थात संपूर्ण भाग फोल्डेड रूप में ऊपर उठा है। ये कब होगा? जब फास्ट हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन प्रोसेस होगा, तीव्र क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया के तहत इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जब वलन से अप्रभावित हुए बिना संपूर्ण यह वलित पर्वतों का भाग ऊपर उठ जाता है, तो इस संपूर्ण दशा को, इस संपूर्ण प्रकार की इस स्थिति को नार्ब कहा गया है। इसको नार्ब कहा है, कोबर ने इसे नार्ब कहा है। तो इस प्रकार से नार्ब वो टोपोग्राफी हुई या वो स्थलाकृति हुई जो कि तीव्र अवसादीकरण की क्रिया, तीव्र क्षैतिज अभिसरण की क्रिया के कारण से वलन से अप्रभावित भाग पर्वत श्रेणी के समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में निर्मित हो जाता है। दूसरी बात देखते हैं, यहां पर इसी प्रकार से एक दूसरी जो प्रक्रिया है कि हो सकता है कि यह पर्वतों का उत्थान मंद गति से हो, पर्वतों का उत्थान तीव्र न होकर के मंद गति से हो। इस मंद गति से उत्थान होने के लिए, जैसे अभी हमने तीव्र गति से उत्थान होने वाली प्रक्रिया की बात की, इसी तरीके से इसको भी देखते हैं। हमने कहा कि भाई जो ये क्रेटोजन वाला भाग है, इस क्रेटोजन वाले भाग के मध्य में, इस क्रेटोजन वाले भाग के मध्य में यहां पर ये जो भूसन्नति है, जो इस प्रकार की भूसन्नति है, ये भूसन्नति, ये जो भूसन्नति है, इसमें इस भूसन्नति में यहां पर यह मलबा आकर के इन परतदार चट्टानों के रूप में इसका यहां पर निर्माण हो जाता है। इस क्रेटोजन या इन स्थलखंडों से सेडिमेंटेशन प्रोसेस, अवसादीकरण की क्रिया, तली में मलबे का जमना और यह वर्टिकल रूप में तली में धसाव की प्रक्रिया या दबाव के कारण से धसाव की प्रक्रिया का होना, जिसके परिणामतः हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन फोर्सेज यानी क्षैतिज अभिसरण या क्षैतिज संपीड़न की प्रक्रिया का प्रभावी होना। अब देखिए, हमने यहां पर कहा कि ये तेजी से ऊपर उठे, उसकी बजाय अगर ये मंद गति से ऊपर उठे, मंद गति से ये ऊपर कब उठेगा? जब मंद गति से क्षैतिज अभिसरण होगा, अर्थात स्लो कन्वर्जन की प्रक्रिया होगी। मंद गति से क्षैतिज संपीड़न, क्षैतिज अभिसरण की प्रक्रिया होगी। मंद गति से क्षैतिज अभिसरण कब होगा? मंद गति से क्षैतिज अभिसरण उस दशा में होगा जब इसमें मंद अवसादीकरण की प्रक्रिया होगी। मंद अवसादीकरण की प्रक्रिया कब होगी? सामान्यतया मंद अवसादीकरण की प्रक्रिया उस दशा में होती है जब क्रेटोजन या समीपवर्ती स्थलखंडों में हार्ड रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक न होकर। सॉफ्ट रॉक में तीव्र अवसादीकरण होता है। आपने कहा जब यह सॉफ्ट रॉक की बजाय हार्ड रॉक होती है, कठोर चट्टानी सतह होती है, तो कठोर चट्टानी सतहों पर बहती हुई जलधाराओं के द्वारा मंद अनाच्छादनात्मक प्रक्रम, अर्थात यह धीमी गति का कटाव का प्रक्रम होता है और धीमी गति का कटाव धीमी गति का निक्षेपण करता है। धीमी गति का निक्षेपण धीमी गति से लंबवत रूप में तली में धसाव करता है और लंबवत रूप में जब तली में धसाव मंद गति से होगा तो फिर क्षैतिज अभिसरण भी मंद गति से होता है। इस मंद गति से क्षैतिज अभिसरण के कारण से एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है। ये जो परतदार प्रकार की चट्टानें हैं, ये ऊपर उठती तो हैं, फलित रूप में, फोल्डेड रूप में ऊपर उठती तो हैं, परंतु इसमें यहां पर सबसे पहले किनारों के भाग फोल्डेड रूप में ऊपर उठते हैं, मध्यवर्ती भाग भी ऊपर उठता है, लेकिन मध्यवर्ती भाग यह
फोल्डेड नहीं रहता, ये वलित नहीं रहता, ये ऊपर उठी आता है। किनारों वाले भाग तो ऊपर मोड़दार रूप में ऊपर उठी आते हैं, लेकिन मध्यवर्ती भाग ये सपाट ही बना रहता है। ये अपलिफ्ट की प्रक्रिया होती तो है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के किनारों वाले भागों पर तो पर्वत श्रेणियां जो बनती हैं, इन्हें सीमांत पर्वत श्रेणियां या मार्जिनल रेंज कहते हैं। ये मार्जिनल रेंज कहलाती हैं, अर्थात सीमांत पर्वत श्रेणियां कहलाती हैं। इसके लिए कोबर महोदय ने जो जर्मन शब्द यूज किया है वो है रैंडकेटन। ये रैंडकेटन निर्मित होते हैं। तो रैंडकेटन क्या है? रैंडकेटन है मंद अवसादीकरण की प्रक्रिया जब भूसन्नति में संपन्न होती है, उसके परिणामतः क्षैतिज अभिसरण मंद गति से होता है, तली में जब धसाव भी कम मंद गति से होगा। आखिरकार यह ऐसी प्रक्रिया में जो अवसादीकृत मलबा होता है, परतदार चट्टानों का मलबा होता है, यह परतदार चट्टानें वलित रूप में ऊंचे उठने तो लगती हैं, लेकिन इसमें किनारों पर वलन पड़ते हैं। मध्यवर्ती भाग लगभग समतल रहता है, ऊंचा उठता है। ये सभी संपूर्ण भाग ऊंचा उठता है। ऐसी स्थिति में ये जो किनारों की पर्वत श्रेणियां निर्मित होती हैं, इन किनारों की पर्वत श्रेणियों को सीमांत पर्वत श्रेणियां रैंडकेटन कहा गया। तो मध्यवर्ती इन रैंडकेटन के मध्य में जो भाग है, ये जो मध्य में भाग है, ये मध्य में भाग, इसे मध्यपिंड कहा जाता है। ये मीडियन मास कहलाता है, इसको मध्यपिंड कहते हैं। तो मध्यपिंड क्या हुआ? मध्यपिंड सीमांत श्रेणियों के मध्य में स्थित वह भाग जो कि सामान्य से लेकर के असामान्य रूप में ऊंचा उठा है, लेकिन वलित नहीं है। अर्थात ये जो भाग है, ये भाग अवलित है, यानी यह फोल्डेड नहीं है। यह अवलित प्रकार का जो भाग है, यह अवलित प्रकार का भाग सामान्य रूप में ही थोड़ा सा ही ऊंचा उठा तो यह उथला सागर ही रह जाता है। सामान्य रूप में थोड़ा ऊंचा उठा तो यह उथला भाग ही रह जाता है। अर्थात अगर हम कहें कि यह उथला भाग ही रह जाता है, ठीक है। जैसे हम कहें मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर पार्ट ऑफ मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी इज रिलेटेड टू मीडियन मास। यह मध्य पिंड का एग्जाम्पल माना जाता है, लेकिन यह ऊंचा उठ नहीं पाया है, यह थोड़ा ही ऊंचा उठा है, उथला रह गया है। दूसरा, यह थोड़ा अगर ऊंचा उठ जाए, फोल्डेड रूप में न हो, वलित रूप में न हो, तो ऐसी स्थिति में वो मैदानी भाग भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है। जैसे हंगरी का मैदान, कार्पेथियन और दिनारिक पर्वत श्रेणियां जो कि यूरोप की पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बीच में इस प्रकार का यह भाग कार्पेथियन और दिनारिक आल्पस, इन पर्वत श्रेणियों के मध्य का भाग ऊंचा उठा है, लेकिन वो मैदानी भाग में ही रह गया है। हंगरी प्लेन, हंगरी का मैदान, ये इसी प्रकार का, ये भी मीडियन मास या मध्य पिंड का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हो सकता है कि यह भाग और अधिक ऊंचा उठ जाए, मैदान वाली सतह से भी ऊंचा उठ जाए, तो ऐसी स्थिति में यह भाग पठार बन जाता है। पठार का मतलब हो गया जिसका हिल टॉप फ्लैट होता है, अर्थात समीपवर्ती सतह से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका जो पर्वत शीर्ष होता है वो नुकीला न होकर के समतल हो, अर्थात उसका हिल टॉप फ्लैट हो। ऐसी स्थिति में ऊंचा उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। तो अब अगर यह वलन से प्रभावित हुए बिना ये भाग ऊंचे उठे हैं, बहुत कम ऊंचा उठा तो यह सागरीय भाग ही रह गया। थोड़ा ऊंचा उठा और वह उस सागर सतह से के समकक्ष या उसके बराबर आ गया तो यह मैदानी भाग के रूप में रहा। और अधिक ऊंचा उठ गया है परंतु सीमांत पर्वत श्रेणियों से तो नीचा रहा, लेकिन सागरीय सतह से तो ऊंचा आ गया, उस प्रकार का भाग पठारी भाग बन जाता है। ऐसी स्थिति में ये मीडियन मास या मध्य पिंड के उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में ये जो मध्य पिंड के या मीडियन मास के एग्जाम्पल्स हैं, इन मीडियन मास के लिए जो कोबर महोदय ने जो शब्दावली काम में ली है वो शब्दावली है श्वासिनबर्ग की। ये श्वासिनबर्ग कहा है, तो श्वासिनबर्ग क्या है? मीडियन मास है। ठीक है। अगर आप विश्व के मानचित्र पर ध्यान दें तो विश्व के मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनते हैं कि कौन सा निम्न में से कौन सा मध्य पिंड का या श्वासिनबर्ग का एग्जाम्पल है, या निम्न में से कौन सा सीमांत श्रेणियों या रैंडकेंटर के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे यह देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में ये जो इस प्रकार का ये यहां पर हिमालयी भाग, पामीर नोट या पामीर गांठ से जो हिमालयी भाग है, हिमालय और ये चीन में जो क्युनलुन श्रेणी है, हिमालय और क्युनलुन ये सीमांत पर्वत श्रेणियां हैं, ये सीमांत पर्वत श्रेणियां हैं। इन सीमांत पर्वत श्रेणियों के बीच में यहां पर ये तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, एग्जाम्पल ऑफ मीडियन मास, मध्य पिंड का उदाहरण है, श्वासिनबर्ग का उदाहरण है। इसमें उत्तरी भाग में क्युनलुन पर्वत श्रेणी है, उत्तरी भाग में यहां पर क्युनलुन पर्वत श्रेणी है और यहां पर यह दक्षिणी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो ये तो क्या हो गई? ये सीमांत श्रेणियां या
ये रेंट केटन वाला भाग होगा, इसके मध्यवर्ती भाग स्वाशिनबर्ग या मध्यपिंड का, तिब्बत मध्यपिंड का एग्जाम्पल है। पामीर नोट या पामीर घाट से हम पूर्व की ओर पश्चिम की ओर आते हैं, तो यहां पर ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला भाग है, यहां से आकर के हम ईरान वाले हिस्से में पहुंचते हैं। यहां पर ये जो भाग है, ये वाला हिस्सा, इसमें इस अफगानिस्तान के बाद जो ईरान वाला भाग है, ईरान वाले भाग में इसके ये यहाँ पर ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया और ये यहाँ अफगानिस्तान का हिस्सा हो गया। ये जो ईरान वाला भाग है, ईरान के उत्तर और दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां हैं, ईरान के उत्तर और दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें यहाँ पर ये दो पर्वत श्रेणियां, एक तो एलबुर्ज, थोड़ा सावधान रहिएगा, एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, और एल्बुर्ज एशिया की पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है। ठीक है, एल्बुर्ज, इसकी बात मैंने कही, एल्ब्रुस इज रिलेटेड टू यूरोपियन माउंटेन रेंज और एल्बुर्ज इज रिलेटेड टू एशियन माउंटेन रेंज। ठीक है, जो ईरान की या फारस के पठार के उत्तर में स्थित भाग है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का भाग है, तो आप यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो हिस्सा है, इसमें ईरान का पठार, जिसे फारस का पठार या पर्शियन प्लेटू कहते हैं, ये मीडियन मास का एग्जांपल है। आपने कहा क्युनलुन और हिमालय के बीच में मीडियन मास, तिब्बत का पठार। आपने कहा यहां पर ये जैग्रोस और जो एल्बुर्ज हैं, जैग्रोस और एल्बुर्ज हैं, उसके मध्य में फारस का पठार, ये इस प्रकार से मीडियन मास का एग्जांपल। इसी तरीके से, इसी प्रकार से यहां पर अगर हम और पश्चिम की ओर आते हैं, तो पश्चिम की ओर आते हुए यहां पर अनातोलिया, ये जिसे आप टर्की कहते हैं, टर्की का पठार या अनातोलिया का पठार, इसके टॉरस और पोंटिक, टॉरस और जो पोंटिक है, ये टॉरस और पोंटिक रेंट केटन या ये सीमांत श्रेणियों के एग्जाम्पल हैं। इसके बीच में जो मीडियन मास है, स्वाशिनबर्ग का एग्जाम्पल है, अनातोलिया का पठार, या जिसे हम टर्की का पठार कहते हैं, टर्किश प्लेटू या अनातोलियन प्लेटू इज रिलेटेड टू मीडियन मास और स्वाशिनबर्ग, यानी स्वाशिनबर्ग से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तो हमने कहा कि भाई, अभी आपने कहा कि जो इस प्रकार का ये भाग है, देखिए ये जो यहां पर पिरेनीज पर्वत श्रेणी, जो कि फ्रांस सीमावर्ती क्षेत्र में भाग स्थित है, और यहीं पर ये यूरोप में आल्पस पर्वत श्रेणी। तो पिरेनीज और आल्पस की पर्वत श्रेणियों को देखें तो इसके, और यहां पर अफ्रीका के उत्तर में मोरक्को जो प्रदेश है, देश है, मोरक्को में स्थित है पर्वत एटलस। मोरक्को में एटलस है, एटलस माउंटेन, और ये यूरोप के आल्पस और पिरेनीज पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित जो मीडियन मास के रूप में एग्जांपल माना जाता है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। अभी हमने कहा ना कि मीडियन मास अगर वलन से अप्रभावित रहते हुए बहुत कम ऊंचा उठा और वह जल से भरा हुआ ही रह गया, तो जलीय भाग मीडियन मास का एग्जांपल है। बहुत बेहतरीन उदाहरण है अगर हम कहें कि भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, जो कि किस किस के बीच में, इसके रेंट केटन कौन से हुए, इसके रेंट केटन हुए आल्पस और पिरेनीज का, तथा एटलस जो कि अफ्रीका का पर्वत है वो। इसी तरीके से अगर आप यहां पर इटली की मुख्य भूमि और बाल्कन प्रदेश के उत्तर में स्थित दिनारिक आल्पस और कार्पेथियन पर्वतों के बीच में लें, तो इन पर्वतों के बीच में यहां पर एक जो यह है मीडियन मास का एग्जांपल, हंगरी का मैदान। यह हंगरी का मैदान मैदानी भाग का उदाहरण है। इसी तरीके से अगर आप पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए बहुत सारे मीडियन मास के एग्जांपल माने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप यह अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में लेते हैं, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ये जो भाग हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के जो पार्ट हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका वाला ये जो भाग है, इसमें कैरिबियन सी को भी मीडियन मास का एग्जांपल माना जाता है, मध्य पिंड का उदाहरण माना जाता है। कैरिबियन सी, या जिसे आप ये एंटीलीज सी भी कह रहे हैं, कैरिबियन सी भी कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज सी भी कह रहे हैं, या पश्चिमी द्वीप समूह भी कह रहे हैं। संसार के मानचित्र में पश्चिम की ओर स्थित पश्चिमी द्वीप समूह से संबंधित जो सागरीय भाग वाला हिस्सा है, उसे पश्चिमी द्वीप समूह सागर भी कहा जाता है, एंटीलीज सागर भी कहा जाता है, कैरिबियन सागर भी कहा जाता है। कैरिबियन सागर और ये भी मीडियन मास का एग्जाम्पल माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के यहां पर स्थित जो सीमांत पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका में स्थित महत्वपूर्ण देश मैक्सिको के पश्चिम में और पूर्व में जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन्हें सियरा माद्रे कहा जाता है। पश्चिम की पर्वत श्रेणी को पश्चिमी सियरा माद्रे कहते हैं और पूर्वी पर्वत श्रेणी को पूर्वी सियरा माद्रे कहते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी, जो कि रेंट केटन के भी बहुत बेहतरीन उदाहरण है,
इनके मध्य में स्थित मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिको का पठार भी इसी प्रकार से मध्य पिंड का एग्जाम्पल माना जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी में इन उदाहरणों को आप ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी अच्छे से ध्यान कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से कौबर महोदय ने दो प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें अगर हम कहें कि उन्होंने ये जो व्याख्या प्रस्तुत की है, उस व्याख्या के अनुसार उन्होंने कहा कि भूसन्नति में दो तरीके से, एक तो तीव्र उत्थान की प्रक्रिया होती है, एक मंद उत्थान की प्रक्रिया होती है। तीव्र उत्थान की जो प्रक्रिया होती है, उस तीव्र उत्थान की प्रक्रिया के तहत नार्व जैसी वलन से अप्रभावित समानांतर पर्वत श्रेणियां उत्थित हो जाती हैं, अपलिफ्ट हो जाती हैं। वहीं पर मंद गति से जो उत्थान की प्रक्रिया होती है, इस मंद गति से उत्थान की प्रक्रिया के तहत उसमें यह सीमांत पर्वत श्रेणियां बनती हैं, मार्जिनल रेंज बनती हैं। मार्जिनल रेंज में मध्य में मध्य पिंड होता है, जिसे श्वासिनबर्ग कौबर कह रहे हैं। अर्थात किस प्रकार से बता रहे हैं कि एक ओरेगन प्लेस है, इस ओरेगन प्लेस में मध्यवर्ती भाग में यह सागरीय भाग, उथला सागरीय भाग भूसन्नति कहलाता है। उसके चारों ओर का भाग, स्थल खंडों वाला भाग क्रेटोजन है। क्रेटोजन से मलबा, अवसादीकृत मलबा, यह अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों के द्वारा आखिरकार तली में लाकर के छोड़ा जाता है। तली में लगातार मलबे के जमाव से तली धंसती जाती है। तली धंसने के परिणामतः उसमें क्षैतिजीय अभिसरण प्रारंभ होने लगता है। तली में जैसे जैसे धसा होता है, इसके दोनों ओर के किनारों के जो स्थल खंड में बिछाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे क्षैतिजीय बिछाव, क्षैतिजीय अभिसरण, क्षैतिजीय संपीड़न, हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके कारण से अब यह तीव्र होगी या मंद होगी। जब तीव्र होती है तो इसमें तेजी से तब होता है जब किनारों के स्थल खंडों की चट्टानें कमजोर होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती हैं। ऐसी दशा में वह तेजी से क्षैतिजीय अभिसरण के कारण से नार्व जैसी वलन से अप्रभावित भाग का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से मंद गति से तब होती हैं जब क्रेटोजन की स्थल जो चट्टानें हैं वह हार्ड रॉक होती हैं, और हार्ड रॉक में जब यह मंद गति से मलबा का अवसादीकरण होता है, मंद गति से तली में लंबवत दबाव होता है, मंद गति से क्षैतिजीय अभिसरण या क्षैतिजीय संपीड़न होता है, और इसके परिणामतः मंद गति से ही उत्थान की प्रक्रिया मलबे में शुरू होती है। सीमांत श्रेणियां रैंड केटन की निर्माण हो जाता है। मध्यवर्ती भाग वलन से अप्रभावित रहते हुए ऊंचा उठता तो है, जो कभी सागर के रूप में, कभी मैदान के रूप में, कभी ऊंचे पठार के रूप में निर्मित हो जाता है। आपने संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर देखा कि किस प्रकार से यह इन मीडियन मास या श्वासिनबर्ग के उदाहरण पाए जाते हैं। इस प्रकार से कौबर ने यह बताने की इसको पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इसको व्याख्या प्रस्तुत की है। स्वेस ने, एडवर्ड स्वेस, जो कि ऑस्ट्रिया के विज्ञानी हैं, उन्होंने भी लगभग यही बात की है, बस थोड़ा सा एक अंतर है। उसमें एक खंड को वो स्थिर मानते हैं, एक खंड को वह स्थिर मानते हैं, एक खंड को चलायमान मानते हैं। वहीं पर कौबर दोनों खंडों को संचलित मानते हैं। क्षैतिजीय अभिसरण की प्रक्रिया क्रेटोजन के दो खंडों में होती है। वहीं पर एडवर्ड स्वेस कहते हैं कि इसमें क्षैतिजीय अभिसरण की जो प्रक्रिया होती है वह केवल एक ही खंड में होती है, एक खंड स्थिर रहता है। जो खंड स्थिर रहता है अकॉर्डिंग स्वेस वो फोरलैंड है, अग्र प्रदेश है, और जो खंड संचलित होता है वह खंड बैकलैंड या पृष्ठ प्रदेश होता है। पृष्ठ प्रदेश, बैकलैंड वो है स्वेस महोदय के अनुसार जो कि संचलित होता है, और जो खंड स्थिर होता है वो अग्र प्रदेश या फोरलैंड होता है। इसी तरीके से टैथिस भूसन्नति या टैथिस सागर में हिमालय के पर्वत की व्याख्या इस रूप में कर दी गई है। देखिए, अब अगर हम संपूर्ण पृथ्वी के नवीनतम वलित पर्वतों की व्याख्या भूसन्नति के आधार पर देखते हैं, तो अब देखिए कि आपने यहां पर कहा कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर जब एक ही स्थलखंड का भाग या पेंजिया वाला भाग था, पेनजिया, पेन मतलब ऑल, जिया मतलब जियो, जियो यानी पृथ्वी, पृथ्वी को जर्मन भाषा में जिया बोलते हैं। तो क्या मतलब निकला? पेन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ। ऑल अर्थ इज रिलेटेड टू पेंजिया। यह टर्मोलॉजी काम में ली गई, यह शब्दावली काम में ली गई। इस पेंजिया वाले भाग में, ये स्थलखंड वाला भाग है, इस पेंजिया वाले भाग में जब टूटन होती है तो टूटन के साथ ही ये यहां पर इस प्रकार से दो भाग इसके निर्मित हो जाते हैं। उत्तर का भाग अंगारा लैंड बनता है और दक्षिणी का भाग गोंडवाना लैंड बन जाता है। यानी ये उत्तरी भाग रूस की अंगारा नदी के आधार पर अंगारा लैंड के रूप में माना जाता है, और दक्षिण का भाग यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट में पाई जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के आधार पर इसे गोंडवाना नाम यह विद्वानों ने किया है, उसका नामकरण किया है। इस आधार पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनते हैं, और इसके बीच में जो सागर
एक ही सागर जिसे पैंथालसा कहा था, पैंथालसा वाला जो जल है इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में प्रवेश कर जाता है, और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में जब प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में इनके मध्य में प्रवेश करता है तो इसे टेथिस सागर कहा है। अब देखिए ये जो टेथिस सागर का भाग है, इस टेथिस सागर में, इस टेथिस सागर वाले भाग में यहां पर एक इस भाग में यहां यह भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा अलग होकर के जब सरक रहा था, और यह अंगारा लैंड वाला हिस्सा, ये लॉरेंशिया का एक भाग जो कि इसमें पश्चिम पूर्व का जो भाग था, ये दोनों यहां पर ये स्थलखंडों के रूप में माने जाते हैं। मध्य में ये भूसन्नति वाला भाग है। यहां पर आप देखिए ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे, ये वाले उदाहरण जो लिए थे, देखिए यहां पर इसी टेथिस भूसन्नति में, ये जो टेथिस भूसन्नति, इसी टेथिस भूसन्नति में यहां पर एक तरफ भूमध्य सागर है, एक तरफ आपने कहा कि मीडियन मास का एग्जांपल भूमध्य सागर है, जिसमें उत्तर में पिरेनीज और आल्प्स हैं, दक्षिण में अफ्रीका के एटलस माउंटेन है, वहीं पर यह अनातोलिया पठार है जिसमें टोरस और पोंटिक है, वहीं पर फारस का पठार है, पर्शियन प्लेटू है जिसमें ये जैग्रोस और एल्बुर्ज हैं। उसी तरीके से भारत के और उत्तर में स्थित हिमालय और क्युनलुन का भाग है जिसमें इस प्रकार से तिब्बत का प्लेटू मीडियन मास के एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप में यह मत या सिद्धांत पृथ्वी के इन नवीनतम पर्वतों की या इन पर्वतों की व्याख्या के रूप में माना जाता है। अब हम इससे संबंधित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित अन्य प्रकार के सिद्धांतों पर भी विस्तार से बात करना चाहेंगे।